अगर आज भी ये दोनों पार्टियों के नेता घर घर जाके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे अगर वोट मांग रहे हैं तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। सर, ऐसा कहा जाता है या ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोहाघाट विधानसभा है वो धन और बल से जीती हुई विधानसभा सीट है। ये भी आप देखेंगे। सर, आपने दिल्ली की बात की, लेकिन लोहाघाट दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली का एग्जाम्पल देके आप लोहाघाट को कैसे विकसित करेंगे? मैडम देखिए, इसमें से सबसे पहले आपने बात की पलायन की। सर, आपकी फैमिली कहाँ है इस टाइम पे? सर, मेरी फैमिली देहरादून में है। ये भी सुनने में आ रहा है कि लोहाघाट की सीट पे बड़ी लड़ाइयाँ होती है, बड़ी ऐसी सीट है जहाँ पे लोग ज़्यादा बोलने। द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहाँ होगी जमीनी मुद्दों की बात। माँ बाराही के 4 खामों में से एक खाम है गहरवाल। जो आज मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं इसी खाम के वंशज और जिन्हें आम आदमी पार्टी ने सौंपा है लोहाघाट विधानसभा की जिम्मेदारी। तो जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं राजेश बिष्ट जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका पगडंडी पे। बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इतने शॉर्ट पीरियड में जो आपने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ व्यूअर्स क्रिएट करें उसके लिए आप सबको बधाई। आपकी पूरी टीम बधाई का पात्र है। साथ ही मैं माँ बाराही के गहरवाल खाम का पुत्र होने के नाते आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी वहाँ के भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि देवीधुरा यूँ तो एक पवित्र धाम है, लेकिन आपको लगता है कि क्या उसे वो प्रसिद्धि मिल पाई है और इसमें राजनीति का कितना रोल रहा है? मैडम, इसमें जहाँ तक प्रसिद्धि की बात आपने कही है, प्रसिद्ध तो वो धाम अपने आप से ही है। उसकी जो छत्र छाया हम लोगों पे है, उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर है, वो अब जो असीम कृपा हम लोग देख रहे हैं उसी की वजह से हम लोग आज इतने इस्टेब्लिश्ड हैं। जो हम लोग भारत के हर कोने में हैं, बल्कि मैं 4 खामों की बात करूं तो विश्व के भी कई कोनों पे हमारे यहाँ के लोग हैं। और रही वहाँ पे राजनीति की बात, राजनीति का स्तर ना वहाँ पे इतना बुरा हो चुका है कि नामों में, कागज़ों में तो माँ बाराही धाम का खूब नाम है, लेकिन जब हम धरातल पे उतरते हैं तो आपने मैदान में नोटिस किया होगा, आज तक मैदान का भी इतना बुरा हाल है। जो पैसा वहाँ पे लगना चाहिए था, जो उस देवी के नाम से पैसा आया था, वो भी संपूर्ण तरीके से विकास कार्यों में नहीं लग सका। इसका हमें बड़ा दुख है। सर, क्या लोहाघाट धर्म की राजनीति है? क्या वो जो सीट है वहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है? मैडम देखिए, धर्म की राजनीति तो ऑटोमेटिक सभी राजनेताओं ने करी हुई है। एक आम आदमी पार्टी ही अपने आप में ऐसी पार्टी आई है जो सबको साथ लेकर चल रही है, और उसका विश्वास है कि धर्म की राजनीति हमारे होते हुए तो वहाँ नहीं चल पाएगी। तो ऐसा हम विश्वास करते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है या ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोहाघाट विधानसभा है वो धन और बल से जीती हुई विधानसभा सीट है, तो आप खुद को किस स्तर पर देखते हैं और किस तरीके से ये जो धन और बल की राजनीति है इस पर खरे उतर पाएंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करूँगा कि जो आपका एक क्वेश्चन था वो जो सबसे बड़ी हॉट सीट जिसको कहा जाता है 70 विधानसभाओं में, उसमें से जो क्वेश्चन करने की हिम्मत करी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोगों की हिम्मत इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और जो सवाल जवाब आप करें निर्भीक होकर करें। अब रही धनबल की बात और बाहुबल की, जब 2020 में घोषणा की थी केजरीवाल जी ने कि हम 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें लोहाघाट एक अकेली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पे हर कोई कैंडिडेट इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इन बाहुबलियों के साथ, इन धनाड़ों के सामने अपनी कोई पोजीशन क्रिएट कर सके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरा संघर्ष रहा पौने 2 साल का, उस संघर्ष में जो मेरे लोगों ने, लोहाघाट के प्रत्येक सम्मानित नागरिक का मैं करबद्ध धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी। बेशक धन कम है हमारे पास, बेशक बाहुबल नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हमारा संघर्ष करने का तरीका है, जो जुनून है हमारे अंदर, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो उस जुनून के भरोसे मुझे इतना उन लोगों के एक उम्मीदों का जो ये लोहाघाट है, ये आपको बहुत जल्द 14 फरवरी के दिन झाड़ू के चुनाव चिन्ह के रूप में नज़र आएगा, और ये डर आप देखेंगे कि किसी के मन में भय नहीं होगा उस दिन। जी सर, आपने बोला पौने 2 साल में आपने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, और सर वहाँ की जो अभी आपके टक्कर पे जो वहाँ पे दावेदार हैं, सालों की राजनीति है सर, इतनी पकड़ है उस विधानसभा सीट पे, कैसे जनता आप पे भरोसा करेगी? पौने 2 साल की जर्नी को कैसे देखते हैं आप? मैं इस जर्नी को ऐसे देखता हूँ मैडम, ये ना 21वीं सदी है और आज का युवा जाग चुका है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं है। और 75% जो लोकेलिटी है हमारे लोहाघाट विधानसभा की, वो दिल्ली में रिहाइश करती है, और वहाँ के लोगों ने 6 साल का जो काम देखा है दिल्ली का, वो अगर मैं कहूँ कि एक अपने आप में एक
सरप्राइजिंग एक इवेंट उनके सामने आया और जो 6 वर्षों में पलट के अब किसी पार्टी को नहीं देख रहे हैं। और ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर मैं बात बीजेपी की करूं, ठीक है, धनबल उनके पास हो सकता है, लेकिन हमारे जैसा जुनून कहाँ से लाएंगे। दूसरा कांग्रेस की बात, जिसने राष्ट्रीय राजधानी के अंदर पिछले 2 पंचवर्षीय में खाता नहीं खोला है, वो इस लोहाघाट में कैसे खाता खोलेगी, ये भी आप देखेंगे। सर, आपने दिल्ली की बात की, लेकिन लोहाघाट दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली का एग्जाम्पल देके आप लोहाघाट को कैसे विकसित करेंगे? मैडम देखिए, काम ना नीयत की होती है, सारा काम नीयत पे मैटर करता है। दिल्ली भी एक अपने आप में एक नेशनल कैपिटल ऐसी थी जो 6 साल पहले ना यही सवाल करती थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके लीडर से, कि क्या वाकई दिल्ली ऐसी हो सकती है। लेकिन आज है ना, अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे, अच्छे अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तीर्थ यात्रा हमारे लोगों को मिल रही है, हमारी माताओं बहनों को बसों के अंदर फ्री यात्रा मिल रही है, कहीं से कहीं तक वो जाएं तो रोज़ के 200 रुपये वो अपने किराए में बचा रहे हैं। तो काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं और आप चाहते हो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करें, तो दिल्ली एक एग्जाम्पल है आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि लोहाघाट में पॉसिबल नहीं है, जो बजट हर विधानसभा में आता है वही लोहाघाट में भी आता है। अब होता क्या है, हमारा जो बजट है वो अधिकतर हमारे बड़े घर बनने में लग जाता है, हमारी बड़ी गाड़ी बनने में लग जाता है, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने में लग जाता है। लेकिन जहाँ आम आदमी की बात आती है तो आम आदमी के लिए वहाँ कुछ नहीं है। आज भी हमारी गर्भवती बहन जब खेतों में प्रसव के दौरान, बच्चे को जनने के दौरान प्राण त्यागती है ना, उस परिवार से पूछिए वो पीड़ा कितनी गंभीर होती है। उस व्यक्ति से पूछिए जो वहाँ अस्पतालों में जाता है, उसे वहाँ पर बीपी नापने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। वहाँ पे उस व्यक्ति से पूछिए जो डोली में पेशेंट्स को अस्पताल तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। उस बच्चे से पूछिए जो स्कूल तो जा रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन स्कूल में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हालत है लोहाघाट की। तो पहाड़ की जो राजनीति है और जो शहर की राजनीति है, उसमें यही फ़र्क है जो अभी आपने बोला। तो ऐसी क्या तैयारियां हैं आपके पास कि आपने जितनी कमियां अभी गिनाई हैं, आप उन सबको चेंज कर सकते हैं और एक आम आदमी के लिए उसको आसान कर सकते हैं? मैडम देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी है आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत के साथ इस उत्तराखंड में एक जिम्मेदार सरकार लाने की, और वो काम आम जनता का है। जो वोटर दिल्ली में एक एमएलए को चुनता है, वही राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ के वोटर्स को भी मिले हुए हैं। आम आदमी के पास विजन है काम करने का। आम आदमी पार्टी जानती है कि लोगों की सुविधाएं अच्छी कैसे करनी। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्या आज 21वीं सदी में जब सीएम पीएम को वहाँ पे आना पड़ता है लोहाघाट में, फ्लाइट से आ सकते हैं, तो क्या वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि 10 बेड अस्पताल में लग जाए? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी मशीनें जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में हो सकती है, तो वहाँ के जिला अस्पताल में नहीं हो सकती। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे लोहाघाट के बच्चों को भी दिल्ली की स्तर पे सरकारी अस्पतालों के अंदर अच्छी शिक्षा मिल जाए। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारी माताएं बहनें जब अस्पताल में आए तो उन्हें एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट मिले, सीनियर डॉक्टर्स मिले, आँखों के डॉक्टर मिले, नाक कान के डॉक्टर्स मिले। तो हम ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें एक स्टैब्लिश्ड लोकेशन एक अच्छे अस्पताल में मिलनी चाहिए। ये प्रायोरिटी हमारी, और जिसे हम करके दिखाएंगे आपको। सर, आपके मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुद्दा लोहाघाट के लिए अभी क्या है? देखिए मैडम, लोहाघाट के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहाँ से पलायन रुक सके, वहाँ के बच्चों को शिक्षा वहीं मिल सके। आज जब कोई बच्चा पहली दूसरी कक्षा में जाता है, आप 10वीं तक भी अगर वहाँ के स्कूलों को देखेंगे तो आपको कंप्यूटर क्लासेस नज़र नहीं आएंगी। लेकिन आप जब विधायक निधि के पूरे 5 साल के काम को नोटिस करेंगे ना, उसमें आपको कंप्यूटर रूम्स के लिए खर्चा नज़र आएगा, कंप्यूटर टीचर्स के लिए खर्चा नज़र आएगा, बिल्डिंग के लिए खर्चा नज़र आएगा। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मतलब आंखों के सामने तो नहीं दिखती हैं। दूसरी बात, आदरणीय केजरीवाल जी ने अभी 5 गारंटीज़ दी हैं। पहली गारंटी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो बिजली खरीद के भी वहाँ के लोगों को 200 यूनिट फ्री दे रहा है। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम प्रोड्यूसर हैं एनर्जी के, हम यहाँ से एनर्जी को दूसरे स्टेट्स में बेच रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लोगों को वो एनर्जी फ्री मिल जाए? पॉसिबल है, लेकिन काम करने पे पॉसिबल होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे बेरोज़गार हैं, 6 महीने के अंदर वहाँ 56,000 आज रिक्तियाँ बता रहा है प्रदेश सरकार। हम कह रहे हैं 56,000 रिक्तियाँ प्रदेश सरकार बता रहा है, 44,000 रिक्तियाँ हम भरेंगे, 1 लाख नियुक्तियाँ 6 महीने के अंदर हम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत में काम करना है। दिल्ली एग्जाम्पल है। तीसरी बात, जब तक 1 लाख नौकरियाँ नहीं लग जाती, 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देना चाहते हैं। हम कहते हैं आज हमारे प्रदेश का बेरोज़गार युवा
जो हल्द्वानी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो चंपावत में किराए में कमरे ले रहे हैं, जो देहरादून में कमरा किराए पे ले रहा है, एटलीस्ट 5,000 एक उसको एक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा। अपने पिताजी को फ़ोन करके वो ये नहीं कहेगा कि मेरे रूम के लिए आप 5,000 रुपये मुझे किराए के लिए दे दो। उस 5,000 से वो अपनी कोचिंग की फ़ीस दे सकता है, ट्यूशन क्लासेस की फ़ीस दे सकता है, अपने आने जाने का कन्वेंस में खर्च कर सकता है, सब्जी ला सकता है, रूम का रेंट दे सकता है। कितना पैसा वो काम नहीं आएगा। तीसरी बात, उन्होंने साथ में तीर्थ यात्रा की एक योजना बताई है। दिल्ली में वो चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा 60 वर्ष से ऊपर के कोई भी बुजुर्ग होंगे उनको प्रदेश सरकार अपने खर्चे से राम जन्मभूमि के दर्शन कराएगी। उत्तराखंड के अंदर जगह जगहों में रामलीलाएँ होती हैं। उन रामलीलाओं में हम जो मंचन देखते हैं, जो कला हम नोटिस करते हैं, उस कला में ना हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा भाव आता है कि यार काश राम जन्मभूमि हम अयोध्या हुआते तो पॉसिबल होता। लेकिन इन सरकारों ने रामलीलाओं में जाके जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, 1100-2100 रुपये तो दे देते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने गांव के लोगों को जिनके माध्यम से हम विधायक बने या सांसद बने, इन्हें कभी अयोध्या के दर्शन करें। 500 किलोमीटर दूर बैठा एक व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि उत्तराखंड के व्यक्तियों को अयोध्या में दर्शन कराने चाहिए। उसके साथ ही महिलाओं को, ये हमारा प्रदेश महिला प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे हमारी माताएं बहनें सुबह 5 बजे बिस्तरा छोड़ देती हैं, गौशाला में जाती हैं, वहाँ पे पूरी जो सेवा करनी है गौ माता की, भैंस, जो भी जानवर उन्होंने पशु पाले हैं उनकी सेवा करती हैं। उसके बाद जंगल जाती हैं, जंगल से लकड़ियाँ लाती हैं ईंधन के लिए। उसके बाद जाके फिर वो वहाँ पे अपने घर का खाना खर्चा देखती हैं कि खाना है या नहीं है। आप ये मान के चलिए हमारे प्रदेश की जो महिला है वो शोषित भी है, पीड़ित भी है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये हम प्रत्येक महिला को हर महीने एक सम्मान राशि के रूप में देंगे। 18 वर्ष से अगर 118 वर्ष की भी हमारी दादी है तो उसको भी 1,000 रुपये हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। तो आपको भी शायद लगता होगा कि ये 5 गारंटी ना कहीं कही है तो इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट रह गई उसमें, हमारे यहाँ से सैनिक बहुत हैं। हमारे यहाँ पे हर युवा आपको सड़कों पे दौड़ता हुआ नजर आएगा। उसके दिल के अंदर भारत बसता है, उसके अंदर देवभूमि उत्तराखंड बसती है। उसके मन के अंदर भाव रहता है कि 10वीं के बाद अगर मैं पूरी तैयारी करूं और आर्मी में जाऊं, उसके अलावा और कोई स्कोप है नहीं। जब वो व्यक्ति या उसके घर पे कहीं पे ये खबर आती है कि आपका बच्चा देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए शहादत दे देता है, उसको घर को देखने वाला कोई नहीं होता। सैल्यूट सब करते हैं, कैंडल मार्च लेके सब घूम रहे होते हैं, लेकिन उस परिवार की पीड़ा के बारे में किसी को पता नहीं होता। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि वहाँ के सैनिकों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस के लोगों को दिया है। उस परिवार के बारे में सोचा है, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ इंप्लीमेंट करने की एश्योरेंस दी है और उन हर चीज़ों की गारंटी अवेलेबल है। अगर ये 5 गारंटियाँ कहने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई तो हमारे स्टेट के लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को, हमारे प्रदेश के जो भावी होने वाले मुख्यमंत्री हैं कर्नल अजय कोटियाल, उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं। तो वो गारंटी देते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते और घोषणाओं में यकीन नहीं करते वो। तो ये एक चीज़ें हैं जो विजन हमने लेकर चल रहे हैं। आपने 5 घोषणाएं की और जनता ने वो सुनी है, गारंटीज आप इसे बोल रहे हैं। इसमें से सबसे पहले आपने बात की पलायन की। सर, आपकी फैमिली कहाँ है इस टाइम पे? सर, मेरी फैमिली देहरादून में है और रीज़न वही है पलायन। और आप समझ सकती हैं अच्छे से कि जब मेरे घर के अंदर संसाधन नहीं होंगे परिवार को राइज अप करने के, तो कोई ना कोई सॉल्यूशंस हम लोग भी देखेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। और यही चीज़ हम भी सोच रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अगर हम लोगों ने पलायन का दंश झेला है तो अब जो लोग हैं कम से कम वो ना झेलें। लेकिन सर, फर्त्याल जी तो कह रहे हैं कि वो हल्द्वानी से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के लोहाघाट बसे हैं क्योंकि उन्हें लोहाघाट विकसित चाहिए। इस सोच पे आप क्या कहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? विकास का क्या मतलब समझते हैं आप? सर, वो तो वो समझ नहीं, मैं विकास को डिफाइन कर देता हूँ आपके सामने। मेरी समझ से विकास क्या है, लोगों की समझ से जो लोहाघाट के लोग जो चाहते हैं वो विकास क्या है, मैं विकास को डिफाइन कर देता हूँ। विकास का मतलब होता है कि अच्छे स्कूल, विकास का मतलब होता है अच्छे अस्पताल, विकास का मतलब होता है हर घर तक सड़क, विकास का मतलब होता है क्षेत्र से लोग पलायन करके ना जाएं। इसे मैं विकास मानता हूँ। जिस दिन मेरे लोहाघाट की महिला खेतों में प्रसव करने पे मजबूर नहीं होगी, जिस दिन मेरे प्रदेश की महिला डोली के रास्ते से अस्पताल जाने पे मजबूर नहीं होगी, जिस दिन 70-70 साल पुरानी सड़कों पे डामर पड़ जाएगा, मैं उस दिन विकास मानूंगा। और 22 वर्षों में अगर आज भी ये दोनों पार्टियों के नेता घर घर जाके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे अगर वोट मांग रहे हैं तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। 22 साल में जो काम नहीं कर सके तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आगे इन पे भरोसा करें? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज हम इन पार्टियों पे भरोसा कैसे करें आप बताइए।
आज हम इन्हें वोट करते हैं, रात को पता चलता है पैसों के लालच में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और ये दूसरी पार्टी में चले गए। कल हमें पता चलता है कि ये वहाँ से निकले और इस पार्टी में आ गए। जब तक ये दूसरी पार्टी में होते हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशंस एक दूसरे को लगाते हैं। और जब इनकी पार्टी में वापस होते हैं तो ये कौन सी इन्होंने ऐसी वॉशिंग मशीन रखी है जिसमें से कोरे निकलते हैं ये और क्लियर कट होता है जी तो बहुत अच्छा आदमी। तो ये एक पीड़ा तो है ही लोगों की, लोग चाहते हैं अच्छी चीज़ें हों जो नहीं हो पा रही। सर इतने सालों में जनता के लिए काम नहीं हुआ, वो आप भी कह रहे हैं, और चलिए मान लेते हैं जनता की भी शिकायत है, तो आपको 1.25 सालों में कैसे भरोसा कर लेगी जनता, जब इतने सालों से जिनकी पकड़ है, जिन्होंने इतना काम किया है, जो उस शहर को समझ रहे हैं, आप पे क्यों? ऐसा है मैडम, दिल्ली ना अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसे अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ के आदमी, मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ की मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोकेलिटीज़ वो दिल्ली के अंदर रिजाइड कर रही हैं, और जो दिल्ली के अंदर रिजाइड कर रही हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ की फैसिलिटीज़ को वेल अवेयर भी हैं और उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा भी उठा रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 525 गांव है लोहाघाट के अंदर, तो 525 गांव में से हर गांव की अगर आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेजॉरिटी देखेंगे वो आउट ऑफ उत्तराखंड है और दिल्ली में रिजाइड कर रही हैं। होता क्या है, आज अगर मेरे घर पे कोई परेशानी है तो मुझे दिल्ली भागना है। आज अगर मेरे घर पे कोई परेशानी है, मेरी माताजी पिताजी की, परिवार के अन्य सदस्यों की तबीयत खराब है तो दिल्ली भागना है। जब हमने सारे काम के लिए दिल्ली जाना तो उत्तराखंड क्यों बना है? क्यों हमारे लोगों ने यहाँ पे शहादत दी और हम इसे विकास का नाम दे रहे हैं? तो विकास तो मेरी समझ से नहीं है। और रही मेरी 1.25 साल की जर्नी, देखिए मेरा ये मानना है किसी को परखने के लिए ना फर्स्ट इंस्टांस ही काफ़ी होता है। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, आपका कैरेक्टर, आपकी जो लोगों के प्रति एक इंटेंशन है काम करने की। देखिए बहुत बड़े सपने लेकर हम उत्तराखंड नहीं आए हैं, यहीं के खून है, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये अपने आप में एक एग्जांपल है कि जब हम अपनी धरती के लिए कुछ करने के लिए आए तो एक मौका तो मिलना चाहिए। और इन लोगों को 2-2 मौके देके लोगों ने क्या हासिल कर लिया, आप बताओ मुझे क्या हासिल करा? तो वही चीज़ें एक मौके की तलाश में, और जब ये मौका मिलेगा तो पलट के इन पार्टियों को कोई नहीं देखने वाला है। तो सर आपको क्या लगता है कि आपका फर्स्ट इंस्टेंस जनता पे क्या पड़ा है अब तक? ये मैं अपनी तरफ से अपने बारे में कहूँ वो ठीक नहीं होगा। और जैसे आपकी पॉपुलैरिटी मैं देख रहा हूँ और नोटिस कर रहा हूँ कि एक विजिट आपकी लोहाघाट निकली है और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ व्यूज़ आपके पास आए होंगे वहाँ से, क्योंकि देखिए एक पहली बार मैं एक ऐसा चैनल देख रहा हूँ और ऐसी टीम देख रहा हूँ जो यूथ की है। अभी जो हमारे सामने कंटेस्टेंट्स हैं ना, वो 2-3 साल के अंदर सीनियर सिटीज़न होने वाले हैं। तो लोगों को ये समझ आ गया कि ये जो 21वीं सदी है ना, ये यूथ की है। वो मौका इस बार यूथ को देने वाले हैं और यूथ सबसे ज़्यादा शोषित भी है, प्रताड़ित भी है, और कहीं ना कहीं उसकी एक रियलाइजेशन है कि इस बारी लोहाघाट के अंदर एक यूथ आना चाहिए। तो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे मौका मिलेगा इस बार। जी सर, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि उत्तराखंड की जनता को फ्री के जो ये आप चीज़ें देते हैं वो नहीं चाहिए, फ्री की राजनीति पे बिलीव नहीं करती उत्तराखंड की जनता। इस पर क्या कहेंगे, कितना सहमत हैं आप इस पर? देखिए फ्री तो हम भी कुछ नहीं दे रहे हैं। जो पैसा आपके टैक्स के द्वारा सरकार को जा रहा है, जिस पैसे को यहाँ के लोगों ने, जिस पैसे को यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के विधायकों ने, यहाँ के सांसदों ने अपनी जेब में डालना उचित समझा, जिसकी वजह से 22 सालों से हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका जो पैसा था वो लगता कहाँ है। हम उसी पैसे की रियलाइजेशन इन रिटर्न पब्लिक को देना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए, दिल्ली का जो बजट है वो 65,000 करोड़ का है और उत्तराखंड का जो बजट है 56,000 करोड़ का है। दो चीज़ें हो गई। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 2.25 CR है और उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है 1.15 CR है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक प्रदेश जो ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन है जिस स्टेट में, उस स्टेट की पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ें देने के बाद भी वहाँ का जो बजट है CAG उसे प्रॉफिट में शो कर रहा है। और एक हमारा अपना बजट है जिसमें हर महीने कर्ज़ों के हम मतलब हर महीने करोड़ों रुपए का कर्ज हम लोग फाइनेंशियल अपनी जब एक बजट दिखाते हैं संसद में या विधानसभा में, वहाँ माइनस में चल रहा है। नियत सिर्फ उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन है, उसको रीरूट करना है हमने। देखिए बजट के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा था आदरणीय केजरीवाल जी ने, 56,000 करोड़ में हम मान के चलते हैं या लोग ये कहते हैं कि 40% भ्रष्टाचार होता है। हम ये कहते हैं उस 40% में से अगर हमने 20% भी बचा लिया 11,000 करोड़ का बजट बचता है। भाई हम ये कह रहे हैं कि उस पैसे को नेताओं की जेबों में नहीं जाना चाहिए, उस पैसे का यूटिलाइजेशन आम जनता के हकों के लिए होना चाहिए। अच्छा, उन सब चीज़ों से लोगों को क्या परेशानी है? लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उस परिवार से पूछिए जो सुबह से शाम को 9 घंटे पत्थर फोड़ रहा है सड़क में और 201 रुपये मनरेगा के तहत दिहाड़ी मिल रही है, उसको अगर 800 रुपये महीने का बिल बचता है तो उसको नुकसान नहीं होने वाला। वो हंस कर कहेगा मुझे केजरीवाल चाहिए। और जब दिल्ली के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे लोग कहीं और से आए हैं, इन्हें भी फ़ायदा चाहिए।
तो फ्री का कोई जुमला नहीं है, वो दिल्ली में काम करके दिखाया, वो रिपीट करके यहाँ दिखाएंगे आपको। ये भी सुनने में आ रहा है कि लोहाघाट की सीट पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी ऐसी सीट है जहाँ पे लोग ज़्यादा बोलने में डरते हैं और सामने नहीं आते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस चल रहा है आपका, कैसा लग रहा है आपको फील्ड पे उतर के? फील्ड में उतर के ऐसा लग रहा है कि इस बार ना साइलेंट वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और लड़ाई झगड़ा अभी तक माँ बारही की कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए समय कम रहता है। हमारी तो मैक्सिमम एक मॉर्निंग का एक शेड्यूल है कि आपने घर से निकलना है, लोगों को रीच करना है, डोर नॉक करना है। तो एक सिस्टम एक शेड्यूल में पौने 2 साल से चल पड़ा है और आप जहाँ जाते हैं भय का माहौल तो है ही, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जो उनका रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। लोगों का कहना है, मैंने तो नहीं देखा है, लोगों का कहना है कि बदमाशियाँ होती हैं, मारपीट होती है, ज़बरदस्ती वोटिंग करवाते हैं, लेकिन इस बार ही देखते हैं क्या होता है। बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है हमने और कुछ अपनी डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है कि कुछ चीज़ें अगर हमारे लिए लिखी हैं कि अच्छी होनी है तो वो अच्छी होंगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं लोग, इस बार हिम्मत से बाहर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, अगर आप नहीं जीतते हैं, जनता आप पे भरोसा नहीं करती है, तो अपने राजनीतिक सफ़र को कैसे देखते हैं, बने रहेंगे या छोड़ देंगे? देखिए, मैं अभी सिर्फ 38 का हूँ और फ्यूचर प्लानिंग्स बड़ी स्ट्रांग है और मैं मतलब ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरी समझ ये है कि अगर कहीं पे भी अगर मेरी कोई मेहनत में कमी रही और कहीं लोगों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया, तो ये सफ़र जहाँ से शुरू किया था मैंने, ऐसा नहीं है कि इसका मैं तुरंत ख़त्म करने वाला हूँ इस सफ़र को। ये सफ़र जीवन भर जारी रहेगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल लाइफ जो मैं जीने की एक आदत बना दी है, अब इसमें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि लोग आज आपसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, न कि चुने हुए प्रतिनिधि से। आज अगर किसी के घर पे पानी की परेशानी है ना, तो वो हमें कॉल करके बोलते हैं, सर आज हमारे यहाँ पे पानी की परेशानी हो रही है। किसी के घर पे अगर किसी को सुख दुख की परेशानी है, हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो हमें फ़ोन करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये समझ आ गई कि आप ना इस जनता के काम आने वाले व्यक्ति हैं और जनता इतनी जल्दी आपको नकारेगी नहीं, तो ऐसा विश्वास है मेरा। सर, आपने बोला इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं राजनीति हॉबी तो नहीं बना ली सर? नहीं, हॉबी तो नहीं कह पाएंगे अब, लेकिन एक एम हो गया, टारगेट हो गया कि यू हैव टू अचीव द मैक्सिमम यू कैन। मतलब दिन रात मैं अब एक ही चीज़ करता हूँ और यहाँ मैं आया हूँ कल से, यहाँ बोर हो रहा हूँ उल्टा, बल्कि टिकट लेने के लिए अपना मैं सिंबल लेने आया हूँ। बोर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि एक रूटीन बना हुआ है पिछले पौने 2 साल से कि सुबह से निकलना है, लोगों से मिलना है, वो हमसे मिलना चाहते हैं, कहीं यूथ मिलना चाहता है, कोई अपनी परेशानी करना चाहते हैं। जैसे कभी आर्मी वाले बच्चों की इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, उन्होंने 2 साल पहले फिजिकल क्वालिफाई किया है। जो 2 साल पहले अगर 21 साल की लास्ट एज थी, आज वो 23 पे है। तो उसको ये डर है कि जो मेरे 2 साल कोविड की वजह से बर्बाद हुए और सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं लिया और आज मैं ओवर एज हो गया हूँ, अब मैं रिटर्न कैसे दूंगा। तो इन कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स तो हैं और लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं और अब इसी को लेकर चलना है, लाइफ में ये प्लान कर लिया है। तो सर, आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ कि एक मैसेज आप लोहाघाट की जनता को क्या देंगे कि वो आप पे भरोसा कर सके इलेक्शन 2022 के लिए? मैं लोहाघाट विधानसभा की सभी सम्मानित जनता से सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बारी इस भययुक्त जो माहौल है, इससे आपने मुक्ति पानी। जिन लोगों ने 22 वर्षों में आपके लिए काम नहीं किया, उनसे आगे उम्मीदें करने की ज़रूरत नहीं है। 2022 का इलेक्शन यूथ को फोकस करते हुए, महिला शक्ति को फोकस करते हुए, और इस इलेक्शन में भी अगर आपने अपनी संपूर्ण भागीदारी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं दी, तो आप ये मान के चलिए जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है, यही सिस्टम फ्यूचर में चलेगा। आपने अपना समय बिता लिया है, लेकिन आपने आने वाले भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना होगा। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, प्रदेश कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इस पलायन की जो इन्होंने एक कैंसर हमारे प्रदेश में कर दिया है, हमारी विधानसभा में कर दिया, इस कैंसर से हमने मिलकर लड़ना है। 14 फरवरी के दिन अधिक से अधिक संख्या में आप लोग बूथ पे पहुँचिए और अपने अधिकारों को इतनी ईमानदारी से निभाइए कि ये दोनों बाहुबली और धनाढ़, इनको ये पता लग जाए कि आम जनता जाग चुकी है। और एक नारा हमारे यहाँ चल रहा है, ना चलेगा पैसा, ना चलेगी दारू, इस बार चलेगी सिर्फ और सिर्फ झाड़ू। तो आप समझ सकते हैं झाड़ू के पीछे लोगों का बहुत क्रेज़ है। और मैं भी राजेश बिस्ट की जो एक मुहिम चली है, उसमें मेरे साथ मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से 14 फरवरी के दिन लोगों को कन्वर्ट करें झाड़ू की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच सर।
आपका समय हमें देने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जनता तक हर एक बात पहुंची होगी, हर एक संदेश पहुंचा होगा, क्योंकि पगडंडी की टीम वो हर एक कोशिश कर रही है जिससे हम आपको मिला सके हर एक दावेदार से, जिससे आप चुन सके अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए एक बेहतरीन दावेदार, एक बेहतरीन विधायक 2022 इलेक्शंस के लिए। तो बने रहिए पगडंडी की टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।